तो कैसे हैं मेरे मार्केटिंग फोक्स। मैं हूं आपका मार्केटिंग गुरु। आज हम सीखेंगे पोर्टर्स वैल्यू चेन मॉडल, ड्राइविंग एंटरप्रेन्योरियल सक्सेस। इस मॉडल को हम एक अलग नाम से भी जानते हैं, जो है मॉडल फॉर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। चलते हैं आगे। सो व्हाट इज पोर्टर्स वैल्यू चेन मॉडल? ओके, सो ही द गाय माइकल पोर्टर, he introduced this model, by Harvard Business School in 1985. So this value chain model revolutionized how entrepreneurs understand the competitive advantage. आपने एक कंपनी खोल दी और वो अपने आप तो नहीं चलने वाली है, आपको हजारों चीजें ध्यान में रखनी होती है उसकी। तो उन हजारों चीजों को सेग्रीगेट कैसे करना है, लेट्स से 8 पोर्शंस में, ये 1 2 3 सपोज ये ऐसे 8 पोर्शन में सेग्रीगेट कैसे करना है और काम कैसे चलाना है। सो ये स्ट्रेटेजिकली रिलेवेंट एक्टिविटीज को आपको वैल्यू क्रिएट करने के लिए और कॉस्ट एक्यूमुलेट करने के लिए कैसे यूज करना है, ये मॉडल हमें वो चीज बताता है। सो दिस मॉडल डिवाइड्स बिजनेस ऑपरेशंस इनटू टू क्रिटिकल कैटेगरीज, राइट? फर्स्ट one is primary category that directly creates and deliver products and support activities that enable enhance primary functions. एक प्राइमरी कैटेगरी है जहां पर आपका प्रोडक्ट बनता है। तो ये प्रोडक्ट तो अपने आप नहीं बनेगा, इसके लिए हमें इसके इर्द गिर्द एक एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा जो हेल्प करेगा इस प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए। तो इन्हें हम कहते हैं सपोर्ट एक्टिविटीज। और ये एक्टिविटीज जो प्रोडक्ट बनाने में काम आती है, हम इसको कहते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज। ओके, तो इससे क्या होता है, by mapping these activities entrepreneurs can identify opportunities to differentiate their offerings. सपोज मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ और मेरा कॉम्पिटिटर वही बिजनेस कर रहा है, तो कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए और ऑफरिंग अलग से देने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कहां पर अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ढूंढ सकता हूँ, इसके लिए ये मॉडल काम में आता है। आगे बढ़ते हैं। सो कुछ इस प्रकार ये हमारा मॉडल दिखता है, जहां पर सपोर्ट एक्टिविटीज हम ऐसे लिखते हैं। ओके, जिसमें आता है फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड प्रोक्योरमेंट। फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बिल्डिंग है, लीगल कंप्लायंसेस है और फाइनेंस है, लेट्स से बाकी की चीजें हैं जो कि सपोर्ट स्टाफ है जो बैठता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में देयर आर पीपल्स हु हायर अनदर पीपल। लेट्स से ऑपरेशंस के लोग हो गए, मार्केटिंग सेल्स या सर्विस के लोग हो गए, से लेट्स से परचेस वाले लोग हो गए जो इनबाउंड में आते हैं, जैसे सेल वाले लोग हो गए, क्लियरेंस वाले लोग हो गए जो आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में आते हैं, टेक डेवलपमेंट वाले लोग हो गए, प्रोक्योरमेंट वाले लोग हो गए। ये काम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वालों का रहता है। और दिस इज, आई मस्ट से दिस इज द मोस्ट IMP, इम्पोर्टेंट विथ 3 स्टार। क्योंकि अगर ये आपका सही रहा और इन्होंने सही लोग हायर किए, तो आपका फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा रहेगा, टेक डेवलपमेंट वाले लोग अच्छे रहेंगे, लॉजिस्टिक्स वाले लोग अच्छे रहेंगे, ऑपरेशंस वाले, प्रोक्योरमेंट वाले, लेट से आपके मार्केटिंग वाले लोग अच्छे रहेंगे। आपके ऑपरेशंस वाले लोग अगर अच्छे रहेंगे तो मार्केटिंग वालों को ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ऑपरेशंस वाले लोग कब अच्छे से काम कर सकते हैं, जब आपका इनबाउंड लॉजिस्टिक्स अच्छा हो और उसकी वजह से आपका आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स भी अच्छा रहेगा। मतलब आपका जो भी माल बाहर जा रहा है वो रेसिड्यू फ्री रहेगा, वेस्टेज आपका मिनिमम होगा और फिर आपको सर्विस ज्यादा देने की जरूरत नहीं पड़ती। ये हम आगे तो देखेंगे। ओके, सो कैसे आता है सपोर्ट एक्टिविटीज में, क्या क्या आता है? प्राइमरी इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, प्रोक्योरमेंट। और प्राइमरी एक्टिविटीज में क्या क्या आता है? इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग एंड सेल्स और सर्विसेज। जैसे मुझे लेट से एक फोन बनाना है, तो पहले इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में क्या आएगा? इसके जो भी रॉ मटेरियल है, ओके, रॉ मटेरियल है, ये सारा आएगा इसमें। फिर ऑपरेशंस करके मैं एक फोन बनाऊंगा, फिर उस फोन को लेट से वेयर हाउस में भेज दूंगा और उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा, देन उसके बाद ये रिटेलर के पास जाएगा। इन सारी चीजों के बाद जब ये प्रोडक्ट डिस्प्ले करेगा, तब आता है मार्केटिंग एंड सेल्स वालों का काम। क्या भैया आप मार्केटिंग कैंपेन कैसे चलाते हैं, अवेयरनेस कैसे क्रिएट करते हैं, देन आप उसका सेल कैसे करते हैं, आप वैल्यू प्रोपोजिशन उसका अच्छे से बता पा रहे हैं या नहीं। अगर आगे जाकर कुछ गड़बड़ी आ जाती है उस प्रोडक्ट में, तो फिर सर्विसेज का काम आता है। जैसे कि मैं कितनी बढ़िया सर्विस दे रहा हूँ, जैसे कि अभी फोन है या फिर कोई भी प्रोडक्ट है, भाई चीज है, खराब तो होनी ही है, माती ही है ना, वो मट्टी ही है वो,
वो तो खराब होने ही वाली है। तो हमें उसको सर्विस देना पड़ेगा। और जो लोग इसको अपना यूएसपी बना देते हैं, दैट बेस्ट सर्विस इन द वर्ल्ड, वो ब्रांड बहुत अच्छा चलता है। ओके। और फिर हम देखते हैं कि इसके बाद कुछ ऐसा मार्जिन लिखा हुआ आता है। ये सारी चीजें सही होने के बाद ये मार्जिन है और ये एरो आगे जा रहा है। इससे हम जज कर सकते हैं दैट ये सारी चीजें हमारी अगर सही हुई तो हमारे प्रॉफिट मार्जिन आगे जाते हैं, बहुत अच्छे से आगे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अभी एक एक चीज को हम डीप में देखेंगे। अब प्राइमरी एक्टिविटीज, ओके, दिस इज द वैल्यू क्रिएशन इंजन, क्योंकि ये आपका प्रोडक्ट बना रहा है। एंड वट एवर यू आर सेलिंग, वट यू आर सेलिंग योर प्रोडक्ट सेलिंग, एंड दैट इज क्रिएटिंग मनी, and money is value for us. Okay, so through primary activities you are creating indirectly value through product and money. So क्या क्या आता है, मैंने क्या बताया था आपको? Inbound logistics, receiving, storing and managing raw materials and inputs efficiently. भाई आपने रॉ मटेरियल अच्छे से परख के, एकदम क्वालिटी चेक वगैरह अच्छे से करके लिया, उसको अच्छी कंडीशन में स्टोर किया और उसका मैनेजमेंट अच्छा रखा, मतलब उसमें कुछ डैमेज वगैरह नहीं हो रहा है आपके मैनेजमेंट में। ओके, तो आप ये एक एग्जाम पास कर गए। उसके बाद आता है ऑपरेशन। अगर आपका रॉ मटेरियल अच्छा आगे पास हुआ ऑपरेशन करने वालों के पास, तो वो ऑपरेशंस में उनको गड़बड़ी नहीं आएगी, दिक्कत नहीं आएगी। इससे आपका टाइम सेव होगा, टाइम सेव होगा, पैसा बचेगा, वेस्टेज कम होगा, बहुत सी चीजें होती है इससे। सो ये क्या करता है कि ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट्स इनटू फिनिश गुड्स थ्रू मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस डिलीवरी। उसके बाद आता है आउटबोर्ड लॉजिस्टिक्स। देखो इसमें टाइम, मनी और वेस्टेज कम हुआ, तो ये आगे अच्छे से जाएगा। और फिर आउटबोर्ड लॉजिस्टिक्स में हमें डिस्ट्रीब्यूटिंग फिनिश प्रोडक्ट टू कस्टमर्स थ्रू वेयर हाउसिंग एंड डिलीवरी नेटवर्क्स। अभी मार्केट की डिमांड है, आपका प्रोडक्ट एकदम तेजी से मार्केट में आना चाहिए, अच्छे से मार्केट में आना चाहिए। हम ऑपरेशंस में अगर टाइम सेव करते हैं, तो आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में हम ऑन टाइम डिलीवरी दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं हम? ऑन टाइम डिलीवरी दे सकते हैं। देन फिर आता है हमारा मार्केटिंग सेल्स। मार्केटिंग और सेल्स वाले क्या बड़बड़ करते रहेंगे क्या मार्केट में, अगर आपका प्रोडक्ट ही नहीं है? अगर आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग रहा, आपका प्रोडक्ट वेयर हाउसिंग में, डिलीवरी नेटवर्क्स में है अवेलेबल, तो मार्केटिंग वाले कैंपेन कर सकते हैं, सेल्स वाले प्रोडक्ट बेच सकते हैं। क्या करेंगे वो? प्रमोटिंग प्रोडक्ट, बिल्डिंग ब्रांड अवेयरनेस एंड कन्वर्टिंग प्रोस्पेक्ट्स इनटू कस्टमर्स। अब आती है चीज, भाई कस्टमर ने तो प्रोडक्ट खरीद लिया है, आगे क्या? आगे कहीं ना कहीं जाकर तो प्रोडक्ट खराब होने ही वाला है ना। तो प्रोडक्ट अगर खराब हो भी गया गलती से, मार्केटिंग वाले, सेल्स वाले तो बहुत ज्यादा वादे वगैरह कर रहे हैं, और उसके बाद आपकी सर्विसेज फेल जाती है, क्या आप ब्रांड के लिए ट्रस्ट जमा कर पाओगे? बिल्कुल नहीं। बट आपकी अगर सर्विसेज बेस्ट हो, बेस्ट इन वर्ल्ड हो, तो क्या लोग सोचेंगे कि भाई चलो चीज है, खराब तो होती है बट इनकी सर्विस बहुत अच्छी है, क्या है ये, पोस्ट सेल सपोर्ट अच्छे से करते हैं, मेंटेनेंस अच्छे से देते हैं, लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, तो आगे जब वो रिपीट परचेस करेगा, क्या आगे जब वो कस्टमर रिपीट परचेस करेगा तो वो आपसे ही करेगा, या फिर वो आपकी माउथ पब्लिसिटी करेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। सपोर्ट एक्टिविटीज। सपोर्ट एक्टिविटीज are the foundation of excellence, or I might say they are the foundation of value creation, because we call primary activities value creation और support activities इनका फाउंडेशन है। क्या क्या आता है सपोर्ट एक्टिविटीज में? प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट में क्या आता है? स्ट्रेटेजिकली सोर्सिंग रॉ मटेरियल एंड निगोशिएटिंग विद सप्लायर एंड मैनेजिंग वेंडर रिलेशनशिप्स टू एंश्योर क्वालिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। अभी मुझे मेरे प्रोडक्ट का प्राइस मार्केट में कम रखना है, तो मेरा जो रॉ मटेरियल है उसका प्राइस कम चाहिए, तभी मैं प्रोडक्ट का प्राइस कम रख सकता हूँ, तभी मैं कंपटीशन में टिक सकता हूँ। अभी कुछ लोगों को डाउट होगा कि इनबाउंड लॉजिस्टिक्स और प्रोक्योरमेंट में क्या फर्क है। सो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स प्रोक्योरमेंट के बाद आता है। ओके, प्रोक्योरमेंट के बाद आता है इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। यहां पर मैं प्रोक्योरमेंट में क्या करता हूं? मैं सोर्स करता हूं कि रॉ मटेरियल मैं कौन से लूंगा, कहां से लूंगा। ओके, कहां से मतलब मैं कौन से सप्लायर से लूंगा, मैं कौन से रॉ मटेरियल लूंगा, और उसके बाद
क्या मेरे वेंडर मेरे इथिक्स और स्टैंडर्ड को फॉलो कर पा रहे हैं? तो मैं वेंडर रिलेशनशिप्स डेवलप करूंगा। उसके बाद मैं क्वालिटी इंश्योर करूंगा। और क्या मुझे जो कॉस्ट चाहिए वो कॉस्ट में वो दे पा रहे हैं? अगर नहीं दे पा रहे हैं तो मैं कोई और वेंडर ढूंढ सकता हूँ या फिर इनके साथ कुछ निगोशिएट कर सकता हूँ, इन्हें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में लाकर कुछ कर सकता हूँ। तो ये होगा। उसके बाद ये सब होने के बाद ये चीजें आती हैं प्रोक्योरमेंट में। ये सब चीजें होने के बाद जब वो मुझे मटेरियल सप्लाई करेगा, ओके, मटेरियल सप्लाई करेगा, लेट्स से फैक्ट्री है, ये मेरी फैक्ट्री है, यहाँ पर मैं मेरा मटेरियल रिसीव करता हूँ, प्रोक्योरमेंट यहाँ पर आएगा, प्रोक्योरमेंट यहाँ पर आएगा। ये वेंडर मुझे माल भेजेगा और फिर ये फैक्ट्री के गेट से मेरा चालू होगा इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। और फिर आगे जाकर यहाँ पर रहेगा मेरा ऑपरेशंस और यहाँ पर रहेगा एग्जिट पे, ये क्या है, एंट्री है, एग्जिट पे रहेगा मेरा आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। ओके, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, recruiting top talent and developing employee skill, fostering culture and retaining high performance। प्राइमरी एक्टिविटी हो, सपोर्टिंग एक्टिविटी हो, कोई भी देखो, आपको चाहिए ह्यूमन रिसोर्स। आपको क्या चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स। इफ आई एम हायरिंग इफिशिएंट पर्सन, अगर मैं अच्छा बंदा उस काम के लिए हायर कर पा रहा हूं तो ही मैं अच्छी क्वालिटी, अच्छा आउटपुट डिलीवर करूंगा। मैंने कहा था कि ये मोस्ट आईएमपी थिंग है विथ 3 स्टार। इसलिए आपके एचआर सिर्फ रंगोली बनाने वाले नहीं, आपके एचआर कंपनी की पॉलिसी बनाने वाले लोग चाहिए। आपके एचआर सिर्फ आई कम बैक टू यू वो बोलने वाले नहीं, आपके एचआर एक ह्यूमन को डेवलप करने वाले लोग चाहिए। ओके, फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर। फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है कि जैसे मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस में लोग बैठते हैं, फाइनेंशियल कंट्रोल्स हो गया किसके पास रहेंगे, लीगल कंप्लायंस कौन हैंडल कर रहा है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग फ्रेमवर्क कौन देख रहा है, जैसे बिल्डिंग और फिर प्लांट इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया। ओके, बिल्डिंग एंड प्लांट इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया। देन आता है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। आप अगर अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप करोगे तो आपका प्रोक्योरमेंट अच्छा रहेगा, फॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा रहेगा, ऑपरेशंस में आपको हेल्प होगा। ओके, देन सेल्स एंड मार्केटिंग कैंपेन आप अच्छे से कर पाओगे, आपके पास इनका डेटा अच्छा से रहेगा। ओके, सो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इज इन इट सेल्फ ए अनदर डोमेन। ओके, सो you should invest in R&D, innovation, process automation and digital transformation to stay ahead of the competition। अगर आप टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो तो आप कंपटीशन में टिक नहीं पाओगे। कोई अभी सैमसंग फोल्डेबल फोन लेके आया है, 1 से 2 साल बाद इनके कॉम्पिटिटर को ये टेक्नोलॉजी लानी ही पड़ेगी वरना वो कंपटीशन से निकल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा था कि ये एक्टिविटीज जो है ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। सबसे पहले मैं आपको अच्छे से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ अपना प्रोक्योरमेंट और इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। ओके, ये है एंट्री और यहाँ पर आता है कंपनी का एग्जिट। यहाँ पर होता है यहाँ पर होता है आपका ऑपरेशंस। ओके, यहाँ पर आपका होता है प्रोक्योरमेंट। और ये जो चीज है, ओके, यहाँ पर आपका आता है इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। यहाँ पर आपका आता है आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। और फिर इधर आता है कहीं पर आपका मार्केटिंग एंड सेल्स। और आगे जाकर आता है आपका सर्विसेज। ओके, और ये सारी चीजों के लिए आपको क्या क्या लगता है? पहले तो एचआरएम लगता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, देन टेक डेवलपमेंट लगता है। और ये सारी चीजों के लिए आपको क्या लगेगा? आपके पास एक लगेगी बिल्डिंग और मैनेजमेंट, बिल्डिंग एंड मैनेजमेंट, ये सारी चीजों के लिए लगेगा। सबसे पहले ये हो गया, प्रोक्योरमेंट कर लिया, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ओके, देन ऑपरेशंस कर लिया, प्रोडक्ट बनाने के बाद आउटपुट लॉजिस्टिक कर दिया, उसका मार्केटिंग सेल कर दिया, उसका सर्विसेज कर दिया।
इन चीज़ों के लिए लगने वाले लोग एचआरएम से हैंडल कर लिए, इन चीज़ों के लिए लगने वाले लोग जैसे यहाँ पर आती हैं, तो टेक डेवलपमेंट से वो टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली। बट ये सारी चीज़ों के लिए और ये सारी चीज़ों के लिए मेरे पास चाहिए बिल्डिंग, मेरे पास चाहिए मैनेजमेंट। आई होप अभी आपको अच्छे से समझा होगा। ओके? मैं ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ यहाँ से। ओके? जितनी मुझे स्पेस चाहिए ऊपर वाला एक्सप्लेन करने के लिए। गाइज़ प्लीज़ स्टे विथ मी। ओके? डोंट फॉल बिहाइंड एंड मार्केटिंग इज नॉट अ सिंपल थिंग, यू हैव टू मेक इट सिंपल। ओके, ये कोई एक फॉर्मूला लगा के आने वाली चीज नहीं है फाइनेंस की तरह। मैंने कहा था अभी आपको सपोर्ट एक्टिविटीज, प्राइमरी एक्टिविटीज ये एक दूसरे से रिलेटेड है। देखिए आपका अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अच्छा रहेगा, ओके, तो फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर और ये दोनों चीजें एक दूसरे को सपोर्ट में हेल्प करेगी, राइट? आपका टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट अच्छा रहा तो आपको प्रोक्योरमेंट में हेल्प होगी, आपको मार्केटिंग एंड सेल्स में हेल्प होगी, यहाँ पर डेटा लगता है कैंपेन के लिए। देन आपका टेक्नोलॉजी अच्छा रहा तो आप सर्विसेज अच्छे दे पाओगे, राइट? आपका टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट अच्छा रहा तो आप सर्विसेज दे पाओगे। लेट्स से आपका एचआरएम अच्छा रहा तो आप मार्केटिंग सेल्स वाले लोग अच्छे हायर करोगे, आप सर्विसेज देने वाले लोग अच्छे से हायर करोगे, आप टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करने वाले लोग अच्छे से हायर करोगे, राइट? आप प्रोक्योरमेंट करने वाले लोग भी अच्छे से हायर करोगे। ओके, सो अगर आपका फिर से प्रोक्योरमेंट अच्छा रहा तो आपका इनबाउंड लॉजिस्टिक्स अच्छा रहेगा, मतलब आपको रॉ मटेरियल 100% क्वालिटी का मिलेगा। और फिर ऑपरेशंस में आपके लोगों को दिक्कत नहीं होगी, अच्छे से ऑपरेशन होगा, यहाँ पर आपका टाइम सेव होगा। टाइम सेव होने के बाद आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में लोगों को जो फिनिश गुड्स है, जो फिनिश्ड गुड्स है वो जल्दी मिलेंगे, और जल्दी मिलने के बाद ये मार्केट में आपके प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। और फिर मार्केटिंग एंड सेल्स वाले लोगों को अच्छे से कैंपेन रन करने में हेल्प होगी, क्योंकि आपका प्रोडक्ट अच्छा है ना। रॉ मटेरियल की वजह से, ऑपरेशंस की वजह से और अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की वजह से आपका प्रोडक्ट अच्छा बना। तो मार्केटिंग वालों के लिए तो अभी काम आसान हो गया, वो तो एकदम आराम से कर पाएंगे। सर्विसेज वालों को भी अभी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपके प्रोडक्ट में वेस्टेज कम है, आपका प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का है। तो सर्विसेज वालों को क्या है, फिर सिर्फ एक कस्टमर रिलेशनशिप मेंटेन करना पड़ेगा, या फिर खुदा ना खास्ता कहीं चीज खराब हो गई तो फिर एक आधा दूसरा जो प्रोडक्ट है उसके लिए मेंटेनेंस देना पड़ेगा। इससे क्या होगा, आपका सर्विसेज पर जो पैसा लगता है, जो मनी लगता है सर्विसेज पर, वो कम खर्चा होगा। मार्केटिंग सेल्स कैंपेन के लिए अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा रहा तो यहाँ पर आपको एक रिगरस या फिर एक्सटेंसिव मार्केटिंग नहीं करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर आप पैसा सेव कर सकते हैं। ओके, सर्विसेज में आप पैसा सेव कर सकते हैं। ऑपरेशंस में अगर आपको टाइम कम लग रहा है तो यहाँ पर भी आप पैसा सेव कर सकते हैं। ओके, टाइमली आपका प्रोडक्ट जा रहा है तो आप आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में भी पैसा सेव कर सकते हैं। बहुत सी चीजें होती हैं। सो एक दूसरे पे ये सारी चीजें डिपेंडेंट है। आगे चलते हैं, हम देखते हैं स्टारबक्स का एग्जांपल। स्टारबक्स क्या करता है, ब्रूइंग वैल्यू एट एवरी स्टेप। पहला क्या है इनका, इथिकल सोर्सिंग एक्सीलेंस, भैया ये तो इसी के लिए फेमस है। स्टारबक्स का क्या है, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में ये सोर्स करते हैं प्रीमियम अरेबिका बीन्स। कहाँ से, ओवर 30 कंट्रीज, और डायरेक्टली फार्मर से करते हैं थ्रू देयर कैफे प्रैक्टिस प्रोग्राम। अभी ये फार्मर से क्या आता है, पहली चीज तो एक तो इमोशन आता है, लोगों को लगता है दैट अगर वो स्टारबक्स की कॉफी पी रहे हैं तो वो सीधा फार्मर्स को हेल्प कर रहे हैं। इमोशन आने के बाद क्या होता है, आपको प्रोडक्ट ओरिजिनल क्वालिटी का मिलता है, क्योंकि इनके क्वालिटी चेक्स रहते हैं, फार्मर से वो बॉन्ड साइन करके लेते हैं कि आपको यही क्वालिटी में रहकर प्रोडक्ट डेवलप करना पड़ेगा, आप अपना शानपना मत करो वहां पर, राइट? कंसिस्टेंसी थ्रू ट्रेनिंग, ये एवरी बरिस्टा जो स्टारबक्स में रहता है उसे एक एक्सटेंसिव ट्रेनिंग के प्रोग्राम के थ्रू गुजरना पड़ता है। सो ये क्या होता है कि प्रिपरेशन टेक्निक्स क्या रहता है, ओके, प्रोप्राइटरी रोस्टिंग प्रोसेस प्रोसेस कैसे रहता है, ये इंश्योर करता है, जिसकी वजह से हमें कंसिस्टेंट फ्लेवर प्रोफाइल्स मिलते हैं अक्रॉस 35,000 स्टोर्स वर्ल्ड वाइड। हम दो सब्जी बनाए, एक सब्जी आज मैंने पनीर पसंदा बनाया, कल पनीर पसंदा बनाया, मैं टेस्ट मेंटेन नहीं कर पाता हूँ दोनों का। ये 35,000 स्टोर्स में सेम क्वालिटी सेम टेस्ट मेंटेन करते हैं, और अलग अलग लोग मिलके। यहाँ पर तो मैं पनीर पसंद अकेला ही बना रहा हूँ, तो कुछ तो भी अच्छे से करते होगे, मतलब क्या, ऑपरेशन अच्छे से करते हैं। थर्ड प्लेस इज एक्सपीरियंस, द थर्ड प्लेस एक्सपीरियंस, मार्केटिंग एंड सर्विसेज। स्टारबक्स को इन्होंने थर्ड प्लेस, मतलब थर्ड होम कहा है आपका। पहला है आप घर पर बैठकर काम कर सकते हैं, ऑफिस में बैठकर काम कर सकते हैं,
अभी इन्होंने नया लॉन्च किया कि अभी आप स्टारबक्स में बैठकर काम कर सकते हैं। ये एक कंसेप्ट है, बियॉन्ड होम एंड वर्क। आप कहाँ पर बैठ सकते हैं? आप स्टारबक्स में बैठ सकते हैं। इसके लिए इन्होंने इनका मोबाइल ऐप लॉयल्टी प्रोग्राम लॉन्च किया। ओके, 3 मिलियन 31 मिलियन, सॉरी लेट्स से ये हाइड हो चुका है यहाँ पर, मैं इसको हटा देता हूँ। 31 मिलियन एक्टिव मेंबर है भाई। 31 मिलियन, 1 मिलियन रहता है 10 लाख। 31 मिलियन मतलब 310 लाख एक्टिव सब्सक्राइबर्स हैं इनके। ये क्या करते हैं? ड्राइविंग पर्सनलाइजेशन एंड रिपीट परचेसेस, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। अभी इनके जो सपोर्ट एक्टिविटीज है, जैसे मोबाइल ऑर्डरिंग हो गया, एआई ड्रिवन इन्वेंटरी मैनेजमेंट हो गया, इन्वेस्टमेंट्स इन एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड, ये क्या करते हैं? टेक्नोलॉजी इनेबलमेंट बेनिफिट्स क्रिएट करते हैं एम्प्लॉयज के लिए। पीपल फर्स्ट अप्रोच हो गया, जो क्या करता है फिर कॉम्पिटिटर ये रेप्लिकेट नहीं कर पाता, क्योंकि बहुत सारी चीजों में इन्होंने क्या किया है? स्टैंडर्डाइज कर दिया है खुद को। जिसकी वजह से क्या होता है, अभी जो भी एम्प्लॉय आता है अंदर, उसको पता है कि मुझे ये स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं, मुझे ये इथिक्स फॉलो करने हैं, मुझे ये प्रोटोकॉल फॉलो करना है। तो फिर वो उस हिसाब से अदेयर होके काम करता है। इसलिए उन्होंने क्या किया है, जैसे मैंने पीयूष पांडे सर वाले वीडियो में बताया था, इन्होंने अपनी खुद की एक सिस्टम डेवलप की है। सिस्टम डेवलप की है। आगे चलते हैं, मैकडोनल्ड्स का एग्जांपल देखते हैं। मैकडोनल्ड्स भी वन ऑफ द बेस्ट है, क्योंकि 40,000 लोकेशंस में जो मैक आलू टिक्की हो गई या मैक चिकन बर्गर हो गया, उसकी टेस्ट, ओके, थ्रू आउट 40,000 लोकेशन सेम रहती है। क्यों होता है ये? क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन मास्टरी है। यू नो, मैकडोनल्ड्स वर्क्स विथ approved suppliers worldwide, ensuring every Big Mac taste identical whether it is in Tokyo or Texas। दोनों दुनिया के अलग अलग डायरेक्शन में आते हैं। यू नो, ये अगर ये एक पॉइंट है, तो ये एकदम ऑपोजिट में दूसरा पॉइंट है, टोक्यो टू टेक्सास। और आप देखिए इनका एक्सेलेंस कितना है, टेस्ट सेम करता है। देयर सप्लाई चेन efficiency reduces cost while maintaining क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। ओके, सप्लाई चेन मैंने अभी आपको समझाया था, दैट सप्लाई चेन अगर आपका अच्छा रहा, बट उसके लिए आपका ऑपरेशंस भी अच्छा चाहिए, राइट? तो क्या करता है कि आपका कॉस्ट रिड्यूस करता है वो। ओके, और क्वालिटी अच्छे से मेंटेन हो पाती है। देन स्टैंडर्डाइजेशन एंड स्पीड, ऑपरेशंस को इन्होंने क्या किया है कि प्रिसाइज एंड रिपीटेबल स्टेप्स में ब्रेक किया है। मतलब जैसे मैं पेन बना रहा हूँ, पेन में क्या क्या चीजें आती हैं? पहले आती है बॉडी, देन आती है कैप, देन आती है रिफिल। मैं ये तीन चीजें ट्रस्टेड वेंडर्स को दे रहा हूँ बनाने के लिए, और मैं इनको लेकर आ रहा हूँ, साइज वगैरह सब कुछ अच्छा है, और मैं सिर्फ उसको असेंबल करने का काम कर रहा हूँ। तो मैं एक अच्छा प्रोडक्ट कम टाइम में और विदाउट रेसिड्यू बना सकता हूँ। सो ये मैकडोनल्ड्स की पॉलिसी है, राइट? क्या करता है वो? इनेबल करता है इससे कंसिस्टेंट क्वालिटी, रैपिड सर्विस, इजी ट्रेनिंग फॉर देयर स्टाफ, दैट इज क्रिटिकल फॉर देयर फ्रेंचाइज मॉडल सक्सेस। ओके, अभी ये करते हैं एक और चीज, फ्रेंचाइज इनोवेशन। सो द फ्रेंचाइज मॉडल अलाउज रैपिड एक्सपांशन विथ लोअर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। मैं एक सिटी में सिर्फ एक ही मैकडोनल्ड्स नहीं ओपन करूंगा, मैं एक सिटी में 10 से 12, डिपेंड्स ऑन सिटी साइज, मैकडोनल्ड्स ओपन करूंगा। तो क्या होगा कि इससे रैपिड एक्सपांशन तो हो ही रहा है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी कम है। ओके, और इससे स्टाफ को ट्रेनिंग देते हैं हम हैम्बर्गर यूनिवर्सिटी में। सो इससे क्या होता है कि इंश्योर रहता है ब्रांड कंसिस्टेंसी अक्रॉस इंडिपेंडेंट ऑपरेटर्स, और सिटी में अगर बहुत से जगह पर ये स्प्रेड है, तो फिर जो पॉपुलेशन है उसको सिर्फ एक ही जगह पर आने की जरूरत नहीं है। वो लेट्स से मैं यहाँ पर रहता हूँ, तो मैं ये स्टारबक्स में चला जाऊंगा। मेरा दोस्त अगर यहाँ पर रहता है, तो ये वाले स्टारबक्स में चला, स्टारबक्स नहीं सॉरी, मैकडोनल्ड्स में चला जाएगा। ओके, देन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज, डिजिटल मेन्यू बोर्ड्स लाए। जेनजी इससे बहुत ज्यादा खुश होते हैं। मोबाइल ऑर्डरिंग ला लिया, जिसको शर्म आती है भाई ऑर्डर वहां पर जाकर कैसे करूँ, कौन लाइन में खड़ा हो जाएगा, मोबाइल ऑर्डरिंग करते हैं। ड्राइव थ्रू इनोवेशंस, मुझे बाहर जा रहा हूँ, मैं गाँव में कहीं जा रहा हूँ या फिर मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ, मेरे पास वक्त नहीं वहां पर बैठने का, मैं गाड़ी में चलते चलते खाना या फिर कॉफी पीना पसंद करता हूँ। तो इसके लिए ड्राइव थ्रू इनोवेशंस है। इससे क्या करता है कि टेक्नोलॉजी लेवरेज होने के बाद कस्टमर एक्सपीरियंस को इन्होंने एनहांस कर दिया, और ये मार्केटिंग, ये ग्लोबली मेंटेन करते हैं ये कोर ब्रांड आइडेंटिटी इनकी थ्रू मार्केटिंग कैंपेन्स। चलिए आगे बढ़ते हैं।
गाइज अभी हम जाते हैं टियर 2 और 3 एमबीए कॉलेजेस में। ओके, ये कॉलेजेस क्या करते हैं, आपकी क्रिएटिविटी को खत्म कर देते हैं। दे किल योर क्रिएटिविटी, दे जस्ट क्रिएट ए वर्कफोर्स और वर्कर who is suitable for business operated by someone else। कोई गोरा बाबू रहेगा या फिर वही, ऐसा यही चलते आ रहा है यार। इसलिए माय humble request to you guys as guys, don't lose your creativity, you know। अभी कुछ सालों में हमें पता है एआई आ चुका है, टॉक्सिक वर्कप्लेस कल्चर है, देन पॉपुलेशन बूस्ट हो रही है, सबको जॉब चाहिए, कहाँ से लेके आएंगे? नहीं है। डोंट लूज योर क्रिएटिविटी, स्टार्ट डूइंग समथिंग ऑन योर ओन, बी एन एंटरप्रेन्योर। मेहनत लगेगी भाई, बट अगर करोगे अच्छे से तो अच्छे से होगा। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एंटरप्रेन्योरियल रिलेवेंस क्या है इस मॉडल का। you know I also wanted to teach in the MBA college, okay, बट उसके लिए चाहिए पीएचडी फलाना धमका, ये एक्सपीरियंस वो एक्सपीरियंस। इवन दो आई नो दैट आई हैव टैलेंट, बट आई कैन नॉट टीच इन एमबीए कॉलेज बिकॉज बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस वगैरह सब कुछ बहुत रहता है, और वहां पर कौन सिखाता है? जो पीएचडी करके आया है, पता तो कुछ है नहीं बट सिखा रहे हैं, चल रहा है। ओके, सो ये कॉलेज में जाकर आपको क्या ही सीखने को मिलने वाला है गाइस। ओके, सो एंटरप्रेन्योर रिलेवेंस सीख लो, इसका ये कॉम्पिटिटिव एज बन सकता है आपकी। ओके, फोकस ऑन हाई वैल्यू एक्टिविटीज। एक, आप आइडेंटिफाई करो कि आप जो बिजनेस कर रहे हो, ओके, इसमें कस्टमर के लिए कौन सी एक्टिविटी ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर रही है, आपको कॉम्पिटिटिव डिफरेंशिएशन कहाँ पर मिल रहा है। अगर आप टेक में ज्यादा अच्छा कर रहे हो, या फिर आप प्रोक्योरमेंट इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, या फिर आपका ऑपरेशंस बहुत अच्छा है, तो आप वहां पर फोकस करो। नहीं तो कुछ कंपनीज है आजकल एआई एआई में इतना गुम हो चुकी है। मैं कंपनी का एग्जांपल बताता हूँ आपको, नाम नहीं लूंगा बट एग्जांपल बहुत अच्छा है। उन्होंने 400 ऐसे कुछ नंबर्स में एचआर को फायर कर दिया था एआई की वजह से। बाद में पता चला वो एआई एक, उनके लिए एक शर्मनाक हादसा हो गया। एआई वाज डूइंग कंप्लीटली मेस्ड अप थिंग्स। एआई को आप अगर पूछोगे कि बैल दूध देता है, वो बोलेगा नहीं। अगर आप पूछोगे अरे नहीं नहीं मैंने अपने सपने में देखा था बैल दूध देता है, एआई बोलेगा या यू आर राइट। ऐसा ऐसा एआई अभी तक नहीं डेवलप हुआ है, और इन छोटे मोटे फर्म्स के पास इतने रिसोर्सेस नहीं है उसको डेवलप करने के लिए। इन्होंने 400 एचआर को फायर किया। जब पता चला एआई उनका काम अच्छे से नहीं कर पा रहा है, तो फिर से ह्यूमंस को हायर किया टू पोजीशन ऑफ एचआर। उनको पता चला कि एचआरएम कितना जरूरी है कंपनी के लिए। ओके, सो लेवरेजिंग टेक स्ट्रेटेजिकली, यही मैं अभी बताना चाह रहा था, दैट यू शुड लेवरेज योर ऑन टेक स्ट्रेटेजिकली। ऐसा नहीं कि सब लोग एआई फॉलो कर रहे हैं, जैसे एनवीडिया हो गया, गूगल हो गया, मेटा हो गया, ये एआई फॉलो कर रहे हैं। इनके पास गाइज रिसोर्सेस है, इनके पास रिसोर्सेस है उनके एआई मॉड्यूल्स को ट्रेन करने के लिए, एंड these guys haven't shifted to AI totally। okay, so use digital tools to streamline operation, reduce cost and enhance customer experience, but strategically technology should amplify your unique value proposition, not just replicate what competitors do। okay, मेरे सामने वाला बंदा एआई यूज कर रहा है, मैं भी एआई यूज करूंगा, क्यों पता नहीं क्यों बट करूंगा। वो एआई की कॉस्ट निकालने के लिए मैं लेट से 200 लोगों को फायर कर दूंगा, बट मुझे एआई यूज करना है। भाई पागल मत बनो। इवन इफ कोई अच्छा इंसान जो अच्छी कंपनी में काम कर रहा है, भाई ये सुन लो, पागल मत बनो। ह्यूमंस क्रिएट वैल्यू, एआई डजंट क्रिएट वैल्यू, एआई जस्ट रेप्लिकेट द वैल्यू। बिल्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स। अच्छा सप्लायर रिलेशनशिप इंश्योर करता है क्वालिटी, रिलायबिलिटी एंड ऑफन फेवरेबल टर्म्स। आपको इसी स्टैंडर्ड में प्रोडक्ट चाहिए तो अच्छी रिलेशनशिप आपको प्रोडक्ट डेवलप करके दे सकती है। योर सप्लाई चेन पार्टनर कैन बिकम अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज व्हेन रिलेशनशिप नर्चर्ड प्रॉपर्ली। आपका प्रोडक्ट अच्छा बनेगा इससे, अगर आपकी क्वालिटी अच्छी रहेगी, स्टैंडर्ड्स में रहेगी। You should innovate the customer experience. Look beyond your product to entire customer journey. Small innovations in services, delivery and support can create a powerful differentiation and build lasting loyalty. जैसे मैकडोनल्ड्स ने किया था अपना ड्राइव थ्रू, बहुत ही सिंपल था बट अच्छे से चला एकदम। वैसे ही अगर आप लेट से कोई नया इनोवेशन लाते हो, एआई एआई की बात करते हो, रोबोट डिलीवरी, ये कर सकते हो, या फिर आपको थोड़ा सा ह्यूमनाइज रखना है,
सो आजकल कैफेज में हम देखते हैं कि कोई लाकर देता नहीं, आपको उठकर लाना पड़ता है। भाई आप एज अ ओनर, इफ यू आर रनिंग अ कैफे, आप उनका ऑर्डर लेके उनके पास जा रहे हो और उनसे स्माइल करके पूछ रहे हो, सर हाउ इज योर डे, दिस इज योर ऑर्डर वगैरह, भाई ये बहुत अच्छा वैल्यू क्रिएट करता है, ये आपको रिपीट परचेस देता है और उनके सब सबकॉन्शियस में ये सेव रहता है कि भाई ये ओनर होके भी ऑर्डर देने आया था। Invest in talent and culture. You know, your team executes every activity in the value chain. So, hiring right and developing skills and building strong culture creates a sustainable competitive advantage that competitors cannot easily copy. Competitors आपका प्रोडक्ट कॉपी कर सकते हैं, आपकी प्रोसेस कॉपी कर सकते हैं, ओके, बट आप जो कल्चर डेवलप कर रहे हैं, कंप्यूटर वो कभी कॉपी नहीं कर सकते। जैसे हम जानते हैं अभी बिग 4 पहले एकदम अच्छे से अंदर लेते हैं, बोलते हैं वाह ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है वैसी है। फिर जो इनका शुरू होता है एम्प्लॉय के साथ छेड़छाड़ करना, एम्प्लॉय की पूरी बजा देना, ये मत ये नहीं होना चाहिए, बट ये होता है। अनफॉर्चुनेटली बिग 4 में भी होता है, अनफॉर्चुनेटली अदर कंपनीज में भी थोड़ा बहुत होता है, ओके। सो आप कितना अच्छा कल्चर एस्टेब्लिश कर रहे हो, ये डिसाइड करता है कि आपकी कंपनी कितना लॉन्ग टर्म सस्टेन करेगी। इससे आपको पता चलेगा कि आपके प्रॉफिट अच्छे रहेंगे, बिकॉज दे से हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ। सो हैप्पी एम्प्लॉय हैप्पी कंपनी, एक ऐसा भी अभी बनना चाहिए, ओके। क्या कहा था मैंने? जब कुछ लोग बोलते हैं हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ, ऐसा लोग आगे बोला करते थे। अभी एक नया बनाना पड़ेगा हमें, हैप्पी एम्प्लॉय इज इक्वल्स टू हैप्पी बिजनेस। दिस इज द नीड ऑफ द आवर नाउ, ओके। सो अभी इम्प्लीमेंटेशन रोड मैप देखते हैं हम, इसका क्या है, ओके। इम्प्लीमेंटेशन रोड मैप में फर्स्ट यू शुड मैप योर एक्टिविटीज। आपके पास एक डॉक्यूमेंट रेडी होना चाहिए, आपकी बिजनेस एक्टिविटीज का, दैट यू विल बी गोइंग टू परफॉर्म, एंड कैटेगराइज देम इनटू प्राइमरी एंड सपोर्ट एक्टिविटीज। बी थोरो, एंड even small activities can reveal opportunities for improvement and differentiation. Then analyze cost and value. For each activity, you should determine the cost to perform it and value you create for customer. आप कोई 10 रुपए की चीज बना रहे हो तो वो 100 रुपए की वैल्यू बनाना चाहिए कस्टमर के लिए। जैसे एक पेन है, एक पेन में फालतू ऐसा कुछ तो भी ड्रॉ करने के लिए बना सकता हो, या फिर एक पेन में एक लेट से बुक लिखने के लिए भी बना सकता हो। वो बुक बिकेगी कल 500 में। वो राइटिंग में जो उसका राइटर है उसका एक्सपीरियंस आप कितना गुड बना रहे हो, कितना अच्छा बना रहे हो, दैट इज द थिंग विच यू आर क्रिएटिंग द वैल्यू। This analysis reveals where you are spending disproportionately or missing opportunities to create the value. Then identify opportunities. Look for inefficiencies to eliminate. हम भगवान तो नहीं है, इंसान है, कहीं ना कहीं इनएफिशिएंसीज रहती होगी। यू शुड लुक फॉर दैट। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो किसी को हायर करो, किसी को लेकर आओ, फ्रीलांसर्स रहते हैं बहुत सारे, उनको लेकर आओ। एक्टिविटीज टू improve them and opportunities to differentiate. Ask, क्या, where do we things better, where can we do things better, faster and differently than competitors? You should always ask this question as an entrepreneur. Develop strategic initiatives, okay. Create a specific action plan to optimize or innovate key activities. Prioritize initiative based or potential impact and resource requirements. Start quick wins, build a momentum. छोटी छोटी चीजें अगर आप सेलिब्रेट करने लगोगे ना, तो आपका एक मोमेंटम बनेगा, और ये छोटी छोटी चीजें एक दिन आपको बड़ी विन दिलाकर रहेगी, ओके। मॉनिटर एंड अडेप्ट। मार्केट इवॉल्व होते हैं, कस्टमर नीड चेंज हो रही है। पहले तो लेट से 10 साल में चेंज होती है, अभी हर साल में ईयर ऑन ईयर कस्टमर नीड चेंज हो रही है। सो कॉम्पिटिटर्स को अडेप्ट करना सीखो। Then regularly revisit the value chain analysis to ensure your activities remain aligned with your competitive strategies and market realities. चलिए आगे बढ़ते हैं। So our main motto behind this is unlocking your competitive advantage. माइकल पोर्टर साहब ने कहा था, competitive advantage cannot be understood by looking at a firm as a whole. It stems
फ्रॉम मेनी डिस्क्रीट एक्टिविटीज द फर्म परफॉर्म्स, मतलब फर्म का कल्चर हो गया, फर्म का वैल्यू हो गया, लेट्स से एम्प्लॉय हैप्पीनेस इंडेक्स हो गया। ये चीजें कोई कॉपी नहीं कर सकता, आपका प्रोडक्ट कोई कॉपी कर सकता है, आपकी प्रोसेस कोई कॉपी कर सकता है, बट ये जो चीजें हैं कल्चर, वैल्यू, एम्प्लॉय हैप्पीनेस इंडेक्स, ये कोई भी कॉपी नहीं कर सकता। आप कितना अच्छे से एम्प्लॉय को ट्रेन करते हो, कितना अच्छे से उनको नर्चर करते हो, कितना फैमिली ट्रीटमेंट देते हो, इसमें डिपेंड करता है दैट वट एवर यू आर डूइंग। Porter's value chain model is more than a theoretical framework. It is a practical blueprint for entrepreneurial success. By systematically analyzing every activity in your business, you uncover the specific actions that create a value. You build competitive advantage and drive profitable growth. यही मेन है सबसे, प्रॉफिटेबल ग्रोथ। इसके लिए ही ये सब मगजमारी चल रही है। एग्जाम्पल है स्टारबक्स हो गया, टेस्ला, मैकडोनल्ड्स। ओके, ये क्या करते हैं कि वैल्यू चेन ऑप्टिमाइजेशन इजंट रिजर्व फॉर कॉर्पोरेट जायंट्स। अभी ये कॉर्पोरेट जायंट्स है, क्या वैल्यू चेन सिर्फ यही इनके लिए ही रिजर्व है क्या? नहीं भाई, कोई भी फॉलो कर सकता है। whether you are launching a startup or scaling an established venture, okay, this framework help you to make smarter resource allocation. This is the most important thing, smarter resource allocation decisions. आइडेंटिफाई डिफरेंशिएशन अपॉर्चुनिटीज एंड, मतलब कहाँ पर आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हो, एंड बिल्ड बिजनेस दैट जेन्युइनली डिफिकल्ट टू रेप्लिकेट। मैंने कहा है, आप प्रोडक्ट एंड प्रोसेस तो रिप्लिकेट कर सकते हो भाई, बट आप कल्चर, वैल्यू एंड एम्प्लॉय हैप्पीनेस इंडेक्स का क्या करोगे? ये तो मतलब आप एक पर्सन कैसा दिखता है, लेट्स से मैं अमिताभ बच्चन की तरह या फिर शाहरुख खान की तरह हेयर कट तो कर सकता हूँ, तो पर मैं उसकी तरह बिहेव तो नहीं कर सकता ना। वो सुल्तान मिर्जा का डायलॉग है ना, तुम मेरे जैसे कपड़े पहन के सुल्तान मिर्जा दिख तो सकता है, बट लेकिन सुल्तान मिर्जा तो बन नहीं सकता। सो ये होता है। योर नेक्स्ट स्टेप, स्टार्ट मैपिंग योर वैल्यू चेन टुडे। आज ही देखो क्या कर सकते हो आप। ये बस एक कॉर्पोरेट्स या फिर बिजनेस के लिए नहीं है, ये पर्सनल लाइफ्स के लिए भी है। हाउ यू आर क्रिएटिंग वैल्यू इन योर लाइफ, पर्सनल लाइफ के लिए भी है। देन द insight you will gain will transform how you understand your business, okay, and eliminate the path to sustainable competitive advantage. So guys, अगर आपको ये अंडरस्टैंड हो गया है, so that is my real happiness, and I am your marketing guru signing off.